नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के राजपूत राजवंश भाग 3। इसमें हम चर्चा करेंगे गोहिल वंश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोहिल वंश की उत्पत्ति और नामकरण। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया। इस वंश का नामकरण प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ है। यही वंश बाद में गहलोत भी कहलाए। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है, यानी अलग अलग इतिहासकार अब अलग अलग मत देते हैं। अबुल फजल ने मेवाड़ों के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवान के वंश से उत्पन्न माना है। वहीं कर्नल टॉड ने मेवाड़ के गोहिलों का संबंध वल्लभी के शासक वंश से बताया है। कवि राजा श्यामल दास ने भी वीर विनोद में गोहिलों का वल्लभी से आना लिखा है। और डी.आर. भंडारकर ने आहड़ से प्राप्त लेख के आधार पर मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण माना है और गोहिल का आनंदपुर से आना लिखा है। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है तथा एकलिंग महात्म्य है, उसमें भी गोहिल वंश को आनंदपुर के ब्राह्मण के वंश के रूप में देखा गया है। नैन्सी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण वंशी होने से सहमत हुए हैं। ये दोनों भी गोहिल और उनकी शाखाएं देखते हैं अब। गोहिल और उनकी शाखाएं। गोहिल वंश के मूल पुरुष गोहिल ने मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया। तदनंतर उसके वंशजों ने जहां जहां राज्य स्थापित किए, उन्होंने अपने वंश क्रम को गोहिल से प्रारंभ करते हुए अपने को मेवाड़ के गोहिल वंश का ही एक शाखा के रूप में माना। नैन्सी और कर्नल टॉड ने गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया, जिनमें से कल्याणपुर, वागड़, चाटसू, धौड़, काठियावाड़ के गोहिल अधिक प्रसिद्ध है। अब प्रारंभिक शासक और उनका शासनकाल। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। जो गोहिल के उत्तराधिकारी थे वह शिलालेखों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी निम्न थे: शील, अपराजित, भृतर भट्ट, अलट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि। तो पहले बात करेंगे बप्पा रावल की, जिसका शासनकाल था 734 से लेकर 753 ईस्वी। बप्पा रावल गोहिल वंश का एक महान शासक माना जाता है। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी में बप्पा को विपर यानी ब्राह्मण कहा गया है। इसी के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण कहा है। रसिया की छतरी चित्तौड़ 1264 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी और कुंभलगढ़ शिलालेख बप्पा को गोहिल का पिता बताते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसे असत्य मानते हैं, यानी इसे गलत मानते हैं। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। इसी उपाधि को गोहिल वंश के अन्य शासकों ने भी अपनाया। नैन्सी व कर्नल टॉड ने हरित ऋषि की कृपा से बप्पा के राज्य प्राप्ति का उल्लेख किया। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर उस पर अधिकार किया। उसकी राजधानी नागदा थी और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी बप्पा रावल की। नागदा में स्थित बप्पा रावल का मंदिर उसकी समाधि के रूप में प्रसिद्ध है। बप्पा ने कैलाशपुरी एकलिंग जी में एकलिंग मंदिर का निर्माण कराया, जो मेवाड़ के गोहिल शासकों के इष्ट देव थे। बप्पा के समय का एक सोने का सिक्का मिला है, जिसका वजन 115 ग्रेन है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा केवल एक उपाधि थी। अब बप्पा रावल से जुड़ी कुछ किंवदंतियां हैं, यानी लोक प्रचलित कथाएं हैं या लोक प्रचलित मान्यताएं कौन कौन सी है कि वह 2 भैंसों को एक ही झटके में मारने की शक्ति रखता था। उसकी सेना 12,72,000 सैनिकों की थी। वह रोज 4 बकरे खाता था और उसकी धोती 35 हाथ की और दुपट्टा 12 हाथ का होता था और उसका जो खड़ंग यानी तलवार थी वह 32 मन वजनी थी।
कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी शासक हुआ है। उसके बाद है भोज, महेंद्र और नाग। 977 ईस्वी का आठपुर प्रशस्ति के अनुसार इनमें है। ये तीनों गुहिल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। भोज एक शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ हुई। महेंद्र को शासनकाल में भीलों से पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे मेवाड़ की स्थिति कुछ कमजोर हुई थी। उसके बाद है नाग का प्रभाव नागदा और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था, परंतु अपनी स्थिति बनाए रखी थी उसने। उसके बाद है शिलादित्य। नाग का उत्तराधिकारी शिलादित्य था। शिलादित्य ने भीलों को परास्त कर अपने पैतृक प्रदेश को पुनः प्राप्त किया था। अपराजित एक शौर्यशाली शासक था, जिसने मेवाड़ के शत्रुओं को परास्त कर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उसके बाद है कालभोज और खुमान प्रथम। कालभोज भी बप्पा रावल की उपाधि नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद खुमान प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को परास्त कर मेवाड़ की सीमा की सुरक्षा की। उसके बाद है मतट, भृतरभट्ट, सिंह, खुमान द्वितीय और महायक। ये शासक अपेक्षाकृत कमजोर सिद्ध हुए। इनके शासनकाल में मेवाड़ केवल नागदा व दक्षिण पश्चिमी भागों तक सीमित रह गया था। चित्तौड़ पर परमारों और प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद है खुमान तृतीय। इसका शासनकाल था 877 से लेकर 926 ईस्वी तक। खुमान तृतीय ने मेवाड़ की शक्ति का पुनरुत्थान किया और राज्य को विस्तार दिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार उसने अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़, गौड़ों जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। इसके उत्तराधिकारी भृतरभट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। उसके बाद है अलट ने राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को परास्त किया। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब अलट की प्रशासनिक जानकारी क्या? आहड़ से प्राप्त शिलालेखों में उस काल के प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि मुख्यमंत्री, संधि विग्रहिक, अक्षपटलिक, वंदीपति, विषगाधिराज। ये से जो शिलालेख में से उसके प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी मिलती है। जो आहड़ था वह उस समय एक प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र भी था। उसके बाद आता नरवाहन। यह अलट का पुत्र नरवाहन भी एक पराक्रमी और दूरदर्शी शासक था। उसने अपने पैतृक राज्य को और भी अधिक सुदृढ़ किया और प्रशासन को संगठित किया। नरवाहन के बाद मेवाड़ की शक्ति का ह्रास हुआ। नरवाहन के बाद गुहिल वंश धीरे धीरे राजनीतिक रूप से कमजोर होने लगा। मेवाड़ की सीमाएं सिकुड़ने लगी और बाहरी आक्रमणकारियों ने मौके का लाभ उठाया। उसके बाद आया शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के परमार शासक मूंज ने आक्रमण कर आहड़ को नष्ट कर दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यह काल मेवाड़ के लिए बहुत ही संकटपूर्ण रहा था। शक्ति कुमार के बाद आया अंबा प्रसाद। शक्ति कुमार के बाद शासन में आए अंबा प्रसाद को भी चौहान राजा वाकपति राज से पराजय का सामना करने पड़ा। यह पराजय भी मेवाड़ की स्थिति को और अस्थिर बना गई थी। अंबा प्रसाद के बाद कुछ अन्य शासक थे जो अल्प ज्ञात हैं, जिनके बारे में हमें केवल शिलालेखों या ग्रंथों से नाम मात्र जानकारी मिलती है, लेकिन शासनकाल में वे प्रभावी नहीं रहे थे। कौन कौन से अल्प ज्ञात शासक थे वह? सूचीवरम, नरवरम, कीर्तिवरम, योगराज, वेरठ, हंसपाल, वैरी सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, चौड़ सिंह और विक्रम सिंह। इन शासकों की शासन व्यवस्था कमजोर रही और वे चित्तौड़ जैसे मुख्य केंद्र को पुनः प्राप्त करने में विफल रहे। उसके बाद आया रण सिंह, लगभग 1158 ईस्वी में। एकलिंग महात्म्य में रण सिंह को करण भी लिखा गया है। रण सिंह के उत्तराधिकारी श्याम सिंह और सामंत सिंह थे। रण सिंह के शासनकाल में गुहिल वंश की दो शाखाएं
विकसित हुई थी। कौन कौन सी? रावल शाखा और राणा शाखा। रावल शाखा का अंतिम प्रभाव 1303 ईस्वी तक रहा। इस शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। करण सिंह के बाद या रण सिंह के बाद सामंत सिंह आया, जो 1174 ईस्वी में। यह सामंत सिंह था, वह रण सिंह का पुत्र था। गुजरात के शासक अजयपाल से युद्ध कर मेवाड़ के अधिकांश भूभाग को पुनः प्राप्त किया था इसने। इसका विवाह पृथ्वीबाई से हुआ था, जो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। नाडौल के चौहान शासक अलहन देव के तीसरे पुत्र कित्तू चौहान और पृथ्वीराज द्वितीय की शत्रुता के चलते सामंत सिंह को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। कित्तू सिंह ने सामंत सिंह को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद में वागड़ राज्य की स्थापना की थी 1178 ईस्वी में। सामंत सिंह ने वागड़ में जाकर एक नई राज्य की स्थापना की थी 1178 ईस्वी में। सामंत सिंह के बाद आया था कुमार सिंह। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कित्तू चौहान को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार सिंह के बाद उनके बाद आया था मत्थन सिंह और फिर पदम सिंह शासक बने थे। और उसके बाद रावल जैत्र सिंह 1213 से लेकर 1250 ईस्वी। रावल जैत्र सिंह ने मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। चित्तौड़ को परमारों से छीना और राजधानी बनाया था इसने। चित्तौड़ को परमारों से छीन लिया, वह उसे अपनी राजधानी बनाया था। बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी। जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। इसका उल्लेख जय सिंह सूरी द्वारा रचित अमीर मद मर्दन में मिलता है, जिसमें इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। उसके बाद इसका दूसरा संघर्ष हुआ था सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से संघर्ष 1248 ईस्वी में। जैत्र सिंह ने इस आक्रमण को भी विफल किया था। अब चिरवा शिलालेख है, उसमें क्या लिखा है? जैत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक उसको पराजित नहीं कर सके। जैत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया और वागड़, कोटड़ा जैसे क्षेत्र अपने साम्राज्य में शामिल किए। जैत्र सिंह के सेनापति मदन और बालाक या बालक ने राज्य विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इन्होंने अपने बल और शौर्य से मेवाड़ राज्य की सीमा सुदूर मत्स्य तथा मालवा तक प्रसारित कर दी थी। जैत्र सिंह के बाद आया तेज सिंह 1250 से लेकर 1273 ईस्वी। रावल जैत्र सिंह का उत्तराधिकारी था। यह एक शांति प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। इसका धार्मिक योगदान देखिए। इसकी पत्नी थी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो जैन कला का अद्भुत उदाहरण है। अब साहित्यिक योगदान इसका क्या है? जैत सिंह के काल में ही 1261 ईस्वी में आहड़ में जैन विद्वान कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की ताड़पत्र पर रचना की गई थी। यह इसके काल की कला और साहित्यिक उन्नति का प्रमाण है। उसके बाद आ गया रावल समर सिंह 1273 से लेकर 1302 ईस्वी। यह तेज सिंह का उत्तराधिकारी था और इसके काल में ही चिरवा शिलालेख है वह लिखा गया था। नेक्स्ट है रावल रतन सिंह 1302 से लेकर 1303 ईस्वी। समर सिंह के बाद रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और यह गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसके कारण क्या थे? एक तो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, दूसरा चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व, जैसे गुजरात, मालवा, मध्य भारत, सिंध आदि के व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरते थे। और तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी के अनुसार रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। जब अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे आक्रमण हुआ था तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। रावल रतन सिंह ने अपने सेनापतियों गौरा व बादल के साथ वीरता से युद्ध किया।
अंततः जब विजय की संभावना समाप्त हुई तब 26 अगस्त 1303 में रानी पद्मिनी ने 1600 छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया। चित्तौड़ का यह प्रथम साका था। जौहर प्लस केसरिया कहलाता है। यह केवल युद्ध नहीं बल्कि मर्यादा, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक था। अब इसके युद्ध के ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? तारीख अलाई या खजाइनुल फतूह है, जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया इसने। इसके अलावा धाईबी पीर की दरगाह है। चित्तौड़ के लेख में भी चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। धाईबी पीर की दरगाह चित्तौड़ में जो स्थित है के लेख में भी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। खिजरा खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा और बाद में जालोर के कानड़ देव का भाई मुछाला मालदेव चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बना। जब रतन सिंह की मृत्यु हुई तो रावल शाखा का अंत हो गया था 1303 ईस्वी में। रतन सिंह की मृत्यु के साथ गुहिल वंश की रावल शाखा का पतन हो गया था, लेकिन गुहिल वंश का पूर्ण अंत नहीं हुआ था। इस वंश की एक राणा शाखा सिसोदा में विद्यमान थी। और 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजय लीला बंसाली की फिल्म थी पद्मावत। में अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण और पद्मिनी के जौहर का चित्रण किया गया है। 2018 में आई थी पद्मावत मूवी, जिसका निर्देशक कौन था? संजय लीला बंसाली। ये फिल्म विवादों में रही थी। उसके बाद राणा हमीर 1326 से लेकर 1364 ईस्वी। गुहिल वंश की राणा शाखा से संबंधित था यह, इसलिए इसके बाद के मेवाड़ के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते थे। राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार प्राप्त करने वाले महापुरुषों में एक था। यह सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था, इसलिए इसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के बाद गुहिल वंश की शाखा सिसोदिया वंश के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। अमीर के समय जो युद्ध हुए थे कौन कौन से, वह भी देखेंगे। चित्तौड़ का पुनरुद्धार किया था इसने 1526 ईस्वी में। अमीर ने चित्तौड़ को दिल्ली सल्तनत से मुक्त करवाया और गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की थी। राणा अमीर ने धार्मिक कार्य किए थे कौन कौन से? अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था इसने। अब इसका युद्ध था सिंगोली का युद्ध। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को सिंगोली बांसवाड़ा में के युद्ध में परास्त किया था। इससे मेवाड़ की स्वतंत्रता स्थापित हुई। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाने लगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा है कि हमीर विषम घाटी पंचानन था, अर्थात जो सबसे कठिन मार्गों से भी गुजरकर युद्ध में विजयी हो। इसके बाद राणा छेत्र सिंह 1364 से लेकर 1382 ईस्वी। अमीर के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर उनका पुत्र राणा छेत्र सिंह आरूढ़ हुआ। उसने अपने पिता के सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाया। बूंदी विजय अभियान एवं वीरगति। छेत्र सिंह ने हाड़ा चौहानों के राज्य बूंदी पर अधिकार करने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद है महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी। राणा छेत्र सिंह के बाद उनका पुत्र लक्ष्य सिंह, जिन्होंने आमतौर पर महाराणा लाखा कहा जाता है, मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए। इन्होंने बूंदी के नकली दुर्ग की कथा प्रसिद्ध है इनके लिए। कुंभाहाड़ा नामक वीर ने बूंदी के नकली किले की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी थी। जब महाराणा लाखा ने जब बूंदी किले को युद्ध में नहीं जीत सके तो उन्होंने एक नकली
किला बनाया और उसे जीतने का प्रयास किया, इसलिए उनके लिए बूंदी के नकली दुर्ग की कथा प्रसिद्ध है। महाराणा लाखा के समय खनिज खोज हुई थी। जावर की चांदी की खान लाखा के शासनकाल में खोजी गई, जिससे मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को बल मिला। इनके समय में जल संरक्षण का कार्य भी हुआ था। पिछोला झील का निर्माण इसी समय छितर बंजारे द्वारा कराया गया, जो आज भी उदयपुर की पहचान है। राणा ने चिरवा गांव एकलिंग जी को भेंट किया। चूड़ा वंश प्रकरण क्या है? लाखा की एक बड़ी ऐतिहासिक गलती है। रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह अपने पुत्र चूड़ा के स्थान पर स्वयं कर लेना। रणमल की बहन का जब रिश्ता आया था लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए, तो लाखा को वह हंसाबाई पसंद आ गई और उन्होंने खुद स्वयं विवाह करने की शर्त रख दी। शर्त रखने के बाद में जो है चुंडा ने शपथ ले ली कि मैं शासन नहीं करूंगा और जो इसका पुत्र होगा उसे शासन करने के लिए दूंगा। तो इसी शर्त पर यह जो इनका विवाह हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ? योग्य पुत्र चुंडा ने गद्दी त्याग दी और राज्य की सत्ता से अलग हो गया। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडा ने वचन दिया था, जब तक चुंडा का वंश रहेगा वह राज्य की रक्षा करता रहेगा, भले ही स्वयं सत्ता में न हो। उसके बाद है महाराणा मोकल, 1421 से लेकर 1433 ईस्वी। महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था यह। प्रारंभिक शासनकाल में उसके मामा राठौड़ रणमल का प्रभाव रहा था। महाराणा मोकल के समय नागौर का युद्ध हुआ था 1428 ईस्वी में। रामपुरा भीलवाड़ा में हुए युद्ध में नागौर के सुल्तान फिरोज खान को पराजित किया था। धार्मिक व स्थापत्य योगदान देखिए महाराणा मोकल के। द्वारिकानाथ मंदिर चित्तौड़ का निर्माण करवाया। समिदेश्वर मंदिर, जिसे मोकल का मंदिर कहा जाता है, का जीर्णोद्धार करवाया। इससे पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माता परमार भोज था। जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया तो इसे मोकल का मंदिर कहा जाने लगा। इसने रामा गांव को एकलिंग जी को भेंट किया था। अब इसकी हत्या और षड्यंत्र देखिए 1433 ईस्वी में। झिलवाड़ा या जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या महपा पवार और उसके चाचा मेरा व चाचा ने, जो महाराणा खेता की उपपत्नी से उत्पन्न हुए थे, के द्वारा कर दी गई। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह भी बताएं कि वीडियो में कुछ सुधार करना है तो बताएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।